हमसे अपने स्कूल में पढ़ा है कि लोकतंत्र में ताकत किसी एक के हाथ में नहीं होती है। इसे सरकार के 3 अंगों में बांटा जाता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तो मतलब एक किताबी बात हो गई। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है जब ताकत को भाषा और संस्कृति के आधार पर बांटने की नौबत आ जाए? आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी सवाल को समझेंगे 2 देशों की कहानियों के जरिए, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं। दोनों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक ने ऐसा रास्ता चुना जिससे वो यूरोप का दिल बन गया और दूसरे ने ऐसा रास्ता पकड़ा जिसने उसे दशकों तक गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि बेल्जियम ने ऐसा क्या सही किया जो श्रीलंका नहीं कर पाया? चलिए पहले यूरोप के उस छोटे से देश की बात करते हैं, बेल्जियम। ये देश हमारे हरियाणा से भी छोटा है, पर इसकी जो बनावट है वो किसी जलेबी से कम नहीं है। यहाँ के आंकड़े ही देख लीजिए। देश की जो कुल आबादी है उसमें 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और बचा हुआ 1% जर्मन बोलता है। जी, तो मतलब मोटे तौर पर डच बोलने वाले बहुमत में हैं। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, राजधानी ब्रुसेल्स में। वहां समीकरण पूरी तरह उल्टे हैं। हाँ बिल्कुल। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच भाषी हैं। मतलब जो समुदाय पूरे देश में बहुमत में है वो राजधानी में अल्पसंख्यक है। और यहीं से सारे तनाव की शुरुआत हुई। मामला सिर्फ भाषा का नहीं था, इसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल थी। जो फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक समुदाय था वो एक तरह से ज्यादा अमीर और ताकतवर था, और जो डच भाषी समुदाय था जिन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का फायदा काफी बाद में मिला, वो इस बात से नाराज थे। तो ये नाराजगी 1950s और 60s के दशक में बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी एक ही देश में जैसे 2 दुनियाएं बस रही थीं, एक जो आगे थी और दूसरी जो पीछे रह गई थी। ये स्थिति तो काफी नाजुक लगती है। अब इस पहेली को यहीं रोकते हैं और दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, श्रीलंका। क्या वहां भी हालात कुछ ऐसे ही थे? श्रीलंका की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही संवेदनशील। ये भी एक द्वीपीय देश है जहां कई सामाजिक समूह हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा समूह है वो है सिंघली भाषियों का, आबादी का लगभग 74%, और ये ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। दूसरा बड़ा समूह है तमिल भाषियों का, करीब 18%, जो या तो हिंदू है या मुसलमान। और अच्छा, तो यहाँ बेल्जियम जैसा 59-40 वाला मामला नहीं है। यहाँ एक समुदाय का स्पष्ट बहुमत है, 74%। बिल्कुल सही। और इन तमिलों में भी आप देखिए 2 समूह हैं। एक है श्रीलंकाई तमिल, जो वहीं के मूल निवासी हैं और आबादी का 13% है। दूसरे हैं भारतीय तमिल, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। तो विविधता तो यहाँ भी काफी है। हाँ, कोई कमी नहीं है। तो 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ तब इन सब समूहों को साथ लेकर चलने की चुनौती तो उनके सामने भी थी। उन्होंने क्या रास्ता चुना? और यहीं से श्रीलंका का रास्ता बेल्जियम से एकदम अलग हो जाता है। आजादी के बाद सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी भारी बहुसंख्या के दम पर, मतलब सरकार पर, अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। उन्हें लगा होगा कि जब हम बहुमत में हैं तो देश हमारी मर्जी से चलना चाहिए। बिल्कुल, इसी सोच को बहुसंख्यकवाद कहते हैं, और उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए जो इसी सोच को दिखाते थे। जैसे कि सबसे बड़ा कदम तो 1956 में उठाया गया। एक कानून पास करके सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। एकमात्र? जी, एकमात्र। तमिल भाषा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ओहो। फिर विश्वविद्यालयों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में सिंघली उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने लगी। बात यही नहीं रुकी। नए संविधान में ये भी जोड़ दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार ने खुलेआम कह दिया कि ये देश एक समुदाय का है और बाकी लोग यहाँ एक तरह से दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। ये तो अपने ही देश के हिस्से को बेगाना करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो एहसास था जो धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों के मन में घर करने लगा। उन्हें लगा कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रोजगार के मौके, सब कुछ छीना जा रहा है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके हितों की बात नहीं कर रही थी। क्योंकि सब सिंघली वोट बैंक को खुश करने में लगे थे। बिल्कुल। तो जाहिर है इसका विरोध तो हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं,
उन्होंने कहा कि तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दो, हमें क्षेत्रीय स्वायत्तता दो, शिक्षा रोजगार में बराबरी दो। लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो नाराजगी और बढ़ी। 1980 के दशक तक आते आते कई तमिल संगठनों ने हथियार उठा लिए और एक अलग देश तमिल ईलम बनाने की मांग करने लगे। और यहीं से उस गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जी, जो टकराव सिर्फ राजनीतिक था वो एक भयानक गृह युद्ध में बदल गया। हजारों लोग दोनों तरफ से मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ दशकों पीछे चला गया। ये गृहयुद्ध 2009 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा हैं। श्रीलंका की कहानी सुनकर तो यही लगता है कि ऐसे टकराव का अंत गृहयुद्ध ही होता है, लेकिन क्या कोई और रास्ता भी था? बेल्जियम, जहां के हालात शायद श्रीलंका से भी ज्यादा जटिल थे, वहां क्या हुआ? बिल्कुल, और यही बात बेल्जियम के अनुभव को इतना असाधारण और सीखने लायक बनाती है। वहां के नेताओं ने श्रीलंका के नेताओं से एकदम अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने ये माना कि देश में अलग-अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं, और इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करने के बजाय इसे स्वीकार करना होगा। एकदम। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं रचनात्मक मॉडल तैयार किया। इसके लिए 1970s और 1993 के बीच यानी 23 सालों में अपने संविधान में 4 बार बदलाव किए। 4 बार? हाँ, 4 बार। सिर्फ इसलिए ताकि देश में रहने वाले किसी भी इंसान को ये ना लगे कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि वो इस समस्या को सुलझाने के लिए कितने गंभीर थे। तो क्या खास था इस बेल्जियन मॉडल में? इसके कुछ तत्व बहुत ही दिलचस्प हैं। पहला, उन्होंने तय किया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। रुकिए, ये तो बड़ा अजीब है। डच भाषी तो आबादी में ज्यादा थे, फिर भी मंत्री बराबर क्यों? ये तो लोकतंत्र के उस बहुमत वाले सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। यही तो इस मॉडल की खूबसूरती और समझदारी है। उन्होंने बहुमत के सिद्धांत से ज्यादा देश की एकता को जरूरी समझा। ये एक तरह का समझौता था कि कोई भी एक समुदाय अकेले सरकार नहीं बना सकता और मनमाने फैसले नहीं ले सकता। सही कहा। बड़े फैसलों के लिए दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का समर्थन जरूरी था। कमाल है, यानी उन्होंने बहुमत की तानाशाही से बचने का एक रास्ता निकाल लिया। और क्या था? दूसरा, उन्होंने केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों फ्लेमिश और वेलोनिया की राज्य सरकारों को दे दी। अच्छा। और ये राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जैसे भारत में केंद्र और राज्य सरकारें हैं, कुछ वैसा ही। लेकिन ब्रुसेल्स की अलग कहानी थी। उसका क्या हुआ? ब्रुसेल्स के लिए उन्होंने एक और भी अनोखा इंतजाम किया। हाँ। वहां एक अलग सरकार बनाई गई। हाँ। जिसमें डच और फ्रेंच दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। अच्छा। और भी कुछ था? मेरा तो सिर चकरा रहा है। हाँ, ये व्यवस्था वाकई जटिल है। लेकिन रुके, एक और स्तर की सरकार भी थी। उन्होंने एक तीसरे तरह की सरकार बनाई जिसे सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। सामुदायिक सरकार, ये क्या है? इस सरकार को एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों। डच भाषी अपनी सरकार चुनते हैं, फ्रेंच भाषी अपनी और जर्मन भाषी अपने। और ये सरकार करती क्या है? ये सरकार अपने समुदाय से जुड़े सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा से जुड़े मसलों पर फैसले लेती है। कितना शानदार आइडिया है। हाँ, इससे हर समुदाय को ये भरोसा हो गया कि उनकी भाषा और संस्कृति सुरक्षित है। तो बेल्जियम ने एक बेहद जटिल व्यवस्था बनाई, लेकिन वो कारगर साबित हुई। उसने देश को टूटने से बचा लिया। बिल्कुल, और इसी स्थिरता का इनाम देखिए। जब यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो उन्होंने अपने मुख्यालय के लिए किसे चुना? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को। जी। तो इन 2 कहानियों से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि विविधता अपने आप में कोई समस्या नहीं है? असली सवाल ये है कि आप उसे संभालते कैसे हैं? आपने पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कह दिया। यही मुख्य बात है। बेल्जियम ने विविधता को अपनी ताकत बनाया, जबकि श्रीलंका ने उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बनने दिया। बिल्कुल, और इसी से ये सवाल उठता है कि आखिर सत्ता की साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है? इसके पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। 2 तरह के तर्क? ये दिलचस्प है। हाँ, पहला तर्क है जिसे हम युक्तिपरक या अंग्रेजी में प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। युक्तिपरक यानी सीधी सादी समझदारी की बात, जो फायदे नुकसान का हिसाब लगाकर की जाती है।
ये तर्क कहता है कि सत्ता का बंटवारा इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे समाज के अलग अलग समूहों के बीच टकराव और लड़ाई झगड़े की आशंका कम हो जाती है। जब सबको लगता है कि सिस्टम में हमारी भी हिस्सेदारी है तो कोई बगावत क्यों करेगा। इससे देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है। मतलब ये एक फायदे का सौदा है, देश को गृह युद्ध की भारी कीमत चुकाने से बचा लेता है। बिल्कुल। बहुसंख्यक समुदाय को अपनी मनमानी चलाना कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लग सकता है, जैसा श्रीलंका में हुआ। लेकिन लंबे समय में ये देश की एकता के लिए ही खतरा बन जाता है। एकदम। और दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क ज्यादा गहरा है। इसे हम नैतिक या मॉरल रीजन कहते हैं। ये तर्क दिल से जुड़ा है। ये लोकतंत्र की आत्मा की बात करता है। ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी नहीं कि इससे झगड़ा टल जाएगा, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि यही लोकतंत्र का असली मतलब है। अच्छा। एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता उन लोगों में बंटनी ही चाहिए जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है। लोगों को ये हक है कि वो तय करें कि उन पर शासन कैसे होगा। मतलब नागरिकों की भागीदारी सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन में उनकी हिस्सेदारी महसूस होनी चाहिए। एकदम सही। इसी से सरकार को वैधता मिलती है, लोग उसे अपनी सरकार मानते हैं, और जब लोग ऐसा मानते हैं तो वो उस व्यवस्था को बचाने के लिए भी आगे आते हैं। तो हमने सत्ता की साझेदारी का क्यों तो समझ लिया, अब थोड़ा इसके कैसे पर बात करते हैं। हमने बेल्जियम के उदाहरण में 2 तरीके देखे, एक केंद्र और राज्यों के बीच और दूसरा अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच। क्या इसके और भी रूप होते? हाँ, मुख्य रूप से इसके 4 रूप देखने को मिलते हैं। 2 की बात तो हम कर ही चुके हैं। तीसरा रूप वो है जो हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, क्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जी, क्योंकि इसमें सारे अंग एक ही स्तर पर होते हैं। आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। कोई भी अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे ही नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था कहते हैं। सही है। और चौथा तरीका? चौथा तरीका है राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता किसी एक पार्टी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती, वो अलग अलग पार्टियों के बीच बंटती रहती है। हाँ, ये तो है। कई बार तो ये बंटवारा सीधे सीधे दिखता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और गठबंधन सरकार बनाती है। हाँ, गठबंधन सरकार, तब वो सीधे तौर पर सत्ता साझा करती हैं। और ये दबाव समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, जैसे कि व्यापारी या किसानों के संगठन? बिल्कुल। व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, इन सबके अपने अपने संगठन होते हैं। ये सरकार पर अपनी नीतियों के लिए दबाव डालते हैं, सरकारी समितियों का हिस्सा बनते हैं और फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, वो भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। तो आज की चर्चा से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि सत्ता को बांटने से देश कमजोर नहीं होता, बल्कि जब अलग अलग आवाजों को सिस्टम में जगह मिलती है तो देश और मजबूत होता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक इंतजाम नहीं है, ये तो लोकतंत्र का असली सार है। जाते जाते एक कहानी के साथ आपको छोड़ते हैं जो लेबनान की है। वहां भी सालों तक भयानक गृह युद्ध चला। उसे खत्म करने के लिए एक बहुत ही जटिल समझौता हुआ। तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति हमेशा एक खास ईसाई समुदाय से होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा और संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान। और इसी तरह बाकी पद भी बांट दिए गए। इस समझौते ने शांति तो कायम कर दी, लेकिन आज की पीढ़ी का खलील नाम का एक युवक इससे खुश नहीं है। वो पूछता है, हम एक सामान्य लोकतंत्र की तरह चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, जहां कोई भी जीते और राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन उसके बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने वो खून खराबा देखा है, वो कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए यही व्यवस्था सबसे अच्छी गारंटी है। और यहीं हम आज की पड़ताल को रोकते हैं इस सवाल के साथ, क्या एक कठोर, पहले से तय सत्ता साझाकरण समझौते से मिली शांति एक सामान्य लोकतंत्र के उन खतरों से बेहतर है जहां बहुसंख्यक समुदाय के फिर से हावी हो जाने का डर हमेशा बना रहता है? सोचिएगा।